तो देखो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया, जो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोग जो होते हैं वो अपना रेट बांध कर देते हैं, है ना। वो अपना रेट मान लिया कि स्क्वायर फीट के अनुसार से 1500 रुपये स्क्वायर फीट या फिर 1200 रुपये स्क्वायर फीट, एज पर रिक्वायर्ड। क्या होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। एज पर रिक्वायरमेंट आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि परसेंटेज रेट के अनुसार से, अब मान लिया कि आपके पास 40 लाख का या फिर 50 लाख का जैसे भी आता है, तो उस पे क्या होता है कि 2% या 5%, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बांध देता है, और उस पे आपको क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो वही चीज बोला गया परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट पे, इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर क्या, इन दिस केस द बिल ऑफ क्वांटिटीज शेड्यूल बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स एज पर सैंक्शन, estimate with their quantities, rates, unit and amount। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी इसमें केस में आपको क्या बोलता है कि जब कोई प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना होता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वांटिटी का, एस्टिमेट का क्वांटिटी, रेट, यूनिट्स, अमाउंट, ये सारा उसके डिस्क्रिप्शन में क्या करता है, डाला जाता है या रिपोर्ट में बनाया जाता है। फिर क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टर इज आस्क्ड टू कोट ओनली द परसेंटेज एबव और बिलो और एट पर विथ द रेट शोन इन द शेड्यूल। कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि आपका परसेंटेज के अनुसार से आपको कोट कर दिया जाएगा, कोटेशन दे दिया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट का आपको क्या कर देगा, वो कोटेशन दे देगा कि हाँ आपको इतना कोटेशन लगेगा। उसमें आपको क्या रहेगा कि जितना रेट है उसके ऊपर परसेंटेज कम और ज्यादा करके आपको दिखाया हुआ रहेगा, जिसमें आपको एज पर शेड्यूल बनाकर दिखाया रहेगा। जैसे कि आपको मान लिया कि वर्क शुरू हो रहा है, तो फाउंडेशन जब हो जाता है तो बोलता है कि फाउंडेशन के वक्त आप हमको 15 लाख या 5 लाख जो भी है दे दीजिए। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप 5 लाख और रुपया पे कर दीजिए। इस तरीके से करते हुए शेड्यूल बनाकर देता है कंप्लीट प्रोजेक्ट का, है ना। ऐसा कहीं देखते हो आप लोग कि जो भी प्रोजेक्ट बनता है या जो प्रोजेक्ट मिलता है उस प्रोजेक्ट में एक शेड्यूल बनाया हुआ होता है कि स्टार्टिंग इनिशिएट द वर्क टू फाइनल टू वर्क, यहाँ तक आपको टोटल वर्क का शेड्यूल दिया हुआ रहता है और उसको पेमेंट कैसे कैसे करना है वो सारा शेड्यूल बनाकर दिया हुआ रहता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है। The same percentage figure is applicable to all the items। वही परसेंटेज हर एक आइटम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट रेट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अंदर दो मेथड आ गया था, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अंदर दो मेथड आ गए, परसेंटेज रेट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपका है रेट लिस्ट मेथड। सेकंड मेथड आपका क्या है, रेट लिस्ट मेथड। तो रेट लिस्ट मेथड में क्या बोला गया, इसमें बोला गया दिस इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ कैरिंग आउट द पेटी वर्क्स कॉस्टिंग 3000 और बिलो। तो इसमें क्या बोला गया कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जानते हैं या नहीं जानते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है। सिस्टम में कैसे क्या होता है कि टेंडर निकलता है, टेंडर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, भरते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना अपना बनाकर देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या टेंडर लोग लेते हैं, जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब पेटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई आपको क्या करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिल करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा ह्यूमन रिसोर्स का। कोई आइटम सप्लाई का लेगा, सप्लाई लेगा, वो भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना।
तो इस तरीके से कोई आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए लेगा। तो ये सारे देखिए उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी 3-4 कॉन्ट्रैक्टर ऐड हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आइटम कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये सारे लोग अपने अपने रिकॉग्नाइजेशन से या फिर संस्था में उसमें क्या करते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। और हर एक का कॉस्टिंग आपका 3000 या बिलो के रेस्पेक्ट में आपको परसेंटेज ऐड किया हुआ होता है, उस रेस्पेक्ट में कि आपके रेट के अनुसार से उसमें ऐड किया जाए। फिर आपका क्या, एज द वर्क्स आर ऑफ ए स्मॉल वैल्यू द कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स आर नॉट इंटरेस्टेड, देयरफॉर द टेंडर्स are not published in newspapers. Generally, the executive engineer maintains a list of petty workers in his office. क्या बोला गया कि वर्कर के अनुसार से, वर्कर का क्या स्मॉल वैल्यू दिया रहता है। वर्कर में कौन कौन से आ सकते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर रहते हैं ना। उसमें स्किल्ड वर्कर में हो गए मिस्त्री, असिस्टेंट मिस्त्री, तो ये सब स्किल्ड वर्कर हो गए। अनस्किल्ड वर्कर में आपको कौन से हो गए, जो रेजा कुली का नाम सुने हैं वो अनस्किल्ड वर्कर में आते हैं। क्लियर है। अब मिस्त्री से ऊपर आता है सुपरवाइजर, वो भी स्किल्ड वर्कर में आते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्या कहता है, स्मॉल वैल्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट फर्म को दिखाया जाता है और वहां पे क्या कहता है, न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश कर दिया जाता है कि हमें इस टेंडर के लिए इतना ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, जिसमें अनस्किल्ड इतने चाहिए, स्किल्ड इतने चाहिए और सुपरवाइजर इतने चाहिए। ऐसा भी निकलता है न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट निकलता है उस टेंडर के रिगार्डिंग, होता है ना। ये कौन निकालता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये मेंटेन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो तब करता है जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और वो उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट के थ्रू काम हो रहा हो, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं और उसमें आपको टेंडर में वर्कर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसको टेंडर में निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। हाँ बोलिए। ओह, ये ध्यान में हट गया था। अच्छा, तो एक चीज देखिए यहाँ पे, एज द वर्क आर ऑफ ए स्मॉल वैल्यू द कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपका कोई वर्ग कम वैल्यू का है, स्मॉल वैल्यू का है, क्लियर है, अगर आपका वर्क जो है कम वैल्यू का है, तब कोई फर्म जो है इसको इंटरेस्टेड नहीं रखता है, तब उस टेंडर को न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया जाता है, ये बोला गया। ये समझ गए। जब आपका कोई वर्क जो है स्मॉल वैल्यू का है और तब वो कोई फर्म इसको इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब इसको क्या करता है कि उस टेंडर को पब्लिश नहीं करेगा। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, तब उस डिपार्टमेंट, जब आपका कम वैल्यू का है तो वो खुद डिपार्टमेंट उसको काम करवाएगा ना। जब कोई टेंडर स्मॉल वैल्यू का है तो वो टेंडर न्यूज़पेपर में तो नहीं आएगा, बट उस टेंडर को काम तो करवाना है, तो उस टेंडर को काम कौन करवाएगा, खुद डिपार्टमेंट करवाएगा। करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो उस टेंडर को जब डिपार्टमेंट काम करवाएगा तब उसके लिए उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ लिखा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ पेटी वर्कर्स इन हिज ऑफिस। ये लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेन करेगा उस सारे वर्कर को अपने ऑफिस के अंदर, और तब वो क्या करो उस टेंडर पे काम करवाएगा। अब क्लियर हुआ। चलिए, वैसे ये कौन से स्टूडेंट हैं जो इस चीज को पकड़े हैं, गलत और सही के बारे में, नाम अपने बताएंगे। गौरव कुमार झा, शिवम दुबे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेन एवर द पेटी वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड द पेटी workers will be informed about the same and they are supplied with the list of items to be executed
with their approximate quantity of each item and specifications. इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई पेटी वर्क यानी कि स्मॉल टेंडर का जो वर्क है, जो छोटा मोटा मेंटेनेंस का जो वर्क है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तब उसमें क्या होता है कि वर्कर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको कौन सा आइटम सप्लाई करना है और कौन से वर्क पे एग्जीक्यूट करना है, और उसका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी और रेट ये सारे को स्पेसिफाई करना है ईच आइटम पे, यही बोला गया है इसमें। फिर आपका द पेटी वर्कर्स will submit their rate list in a sealed cover and the lowest one is accepted. पेटी वर्कर क्या करेंगे, वो रेट लिस्ट को सबमिट करेंगे कवर के अंदर सील्ड करके, और उसमें माने कि ऐसे बहुत सारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपने अपने क्या करेंगे, सारे जो रेट लिस्ट है वो अपने अपने सील्ड करके सबमिट करेंगे, किसको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। किसको सबमिट करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, अपने अपने रेट लिस्ट को सील्ड कवर में सेंड करेंगे, और उसमें से जो सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट जिसका प्राइस होगा, सो रेट होगा, उसी को वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कौन एक्सेप्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो क्या हो जाएगा, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर डिले। ये क्लियर हो गया इस पॉइंट को, कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर या पेटी वर्कर्स जो होते हैं, जो छोटा मोटा, जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ऐसा भी बहुत सारे हैं ना, उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जो स्मॉल बजट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट को, ये सब टेंडर को वो अपने भरकर रेट लिस्ट बनाकर देते हैं कि हम जब अगर काम करवाएंगे तो इतने रेट लगेंगे। कुछ लोग हैं कि इतने रेट लगेंगे, वो अपना उसमें परसेंटेज भी ऐड कर देते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि वो हर एक लोग अपना अपना टेंडर भरकर दे देते हैं, रेट लिस्ट बनाकर दे देते हैं। अब उसमें जिसका सबसे लोएस्ट होगा रेट लिस्ट होगा, उसको वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सेप्ट करते हैं, और उस सिचुएशन में उसको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना होता है, और इसमें कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी नंबर ऑफ पेटी वर्कर्स। एनी नंबर ऑफ petty workers may be employed on one work at the same time provided that a point में क्या होता है, the cost of any individual work to be executed does not exceed 3000 and that the selected petty contractor या workers sinks or affixes his thumb impression to the rate list form in token of his acceptance of the rates. अब क्या किया गया, एनी नंबर ऑफ पेटी वर्कर्स में बी एम्प्लॉयड ऑन वन वर्क एट द सेम टाइम। अगर कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर उसी टाइम में कोई दूसरा काम करवा रहा हो अपने एम्प्लॉय से, तब उसमें क्या है कि द कॉस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल वर्क, जो अपना जो इंडिविजुअल जो काम करवा रहा है, उसमें आपको 3000 से ज्यादा एक्सीड उसमें नहीं करना है। जैसे कि मान लिया कि आपको कोई मेंटेनेंस का वर्क दिया गया 15 लाख का, कोई ब्रिज का, है ना, तो ब्रिज का काम करवाया गया। अब है कि उस ब्रिज में जो जो चीज प्रोविजन है वो तो वो करवाएगा ही, अगर अपने तरफ से कोई उसमें सुधार और करना चाह रहा है तो उसे बोला गया कि इससे ज्यादा यानी कि 3000 से ज्यादा आप अलग से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। समझ गए। उसके बाद फिर क्या है, डेट द सेलेक्टेड पेटी वर्कर्स सिंग्स और affixes his thumb impression to the rate list forming token of his acceptance of the rate। फिर क्या बोला गया कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया गया है, उनका थंब इंप्रेशन के साथ रेट लिस्ट को अटैच करते हुए एक टोकन के साथ उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कुछ टोकन मनी देकर उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्लियर है।
मतलब कि इसमें कि जो भी पेटी वर्कर को सिलेक्ट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टेंडर के लिए, तो जो सिलेक्ट कर लिया गया उनको बोला जाता है कि अब आप कुछ टोकन दे दीजिए, पैसा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए। ये सबमिट करते वक्त नहीं, जिस वक्त वो अपना प्राइस लोग दे रहे थे उस वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगा गया किसी से, क्लियर है। लेकिन जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा ना कुछ पैसा, तभी उनका होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उनको एक्सेप्ट किया गया है तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा तभी उनको मिलेगा वो टेंडर, क्लियर है। तो यही बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट था रिगार्डिंग पेमेंट, द मेजरमेंट ऑफ द वर्कर्स, measurement of the works actually executed by petty worker are recorded and he is paid for the same at the agreed rates। क्या बोला गया कि पेमेंट के रिगार्डिंग जो वर्कर का जो मेजरमेंट है, एक्चुअल में जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर या वर्कर जो होते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं अपने पेमेंट का, और जितना पेमेंट हो रहा है वो सारे का रिकॉर्ड करते हुए पूरे रेट लिस्ट के अनुसार से मिलाकर देखेंगे कि क्या ये सही हो रहा है या फिर एक्सीड कर रहा है। लास्ट पॉइंट है आपका ओरिजिनल वर्क्स और स्पेशल रिपेयर वर्क्स आर कैरिड आउट बाय दिस मेथड। ये आपको क्या है कि ओरिजिनल वर्क या रिपेयर वर्क भी इसमें क्या होता है, कैरी किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है इस मेथड में, क्लियर है। तो ये था रेट लिस्ट मेथड। तो रेट लिस्ट मेथड में अब इसका समरी समझ लेते हैं कि रेट लिस्ट मेथड नॉर्मली बोल क्या रहा है। कि रेट लिस्ट मेथड सिंपल यही बोल रहा है कि छोटा छोटा जो टेंडर होता है, जो स्मॉल वैल्यू का जो टेंडर होता है, उसको किस तरीके से पेटी कॉन्ट्रैक्टर उसको लेते हैं अपने हाथ में, और उसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि अपने तरफ से अगर आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हैं या वर्कर्स को ऐड कर रहे हैं तब आप 3000 से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। उस उस रेट लिस्ट मेथड जो कि जिसमें कि आपको पेटी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो उसमें रेट लिस्ट देंगे उसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो उसको डन करेंगे कि सबसे लोएस्ट प्राइस किनका है और वो उनको एक्सेप्ट करेंगे और वो टेंडर उन्हें देंगे। और उसका जो पेमेंट का जो होगा वो पेमेंट एज पर वर्क एग्जीक्यूट कितना कितना हुआ है उसके अनुसार से उनको वो पेमेंट किया जाता है, और वो एग्री करें कि हमारे इस वर्क के लिए ये पेमेंट हो चुकी है। इसमें आपको ओरिजिनल वर्क या फिर रिपेयर वर्क दोनों एग्जीक्यूट होता है। ओरिजिनल वर्क में हो गया जैसे पुलिया वगैरह कलभट वगैरह बनाते हैं तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, ग्रामीण रोड बनता है वो भी स्मॉल प्रोजेक्ट में आता है, रिपेयरिंग में हो गया ब्रिज वगैरह का जो रिपेयरिंग होता है वो भी स्मॉल प्रोजेक्ट में आता है। तो ये सारे रेट लिस्ट मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्लियर है। अब आता है पीस वर्क मेथड A1 and A2। तो पीस वर्क इज एग्रीमेंट which involves the payment for the work done at the agreed rate only without reference to the total quantity or time। Small works costing up to 2000 are executed by this method। तो पीस वर्क में क्या बोला गया है, पीस वर्क इज द एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व्स द पेमेंट फॉर द वर्क डन एट द एग्रीड रेट। इसमें बोला गया कि जब आप कोई वर्क आपको मिला है और उसमें एग्रीमेंट में ये बोला जाता है कि जब आप उसको वर्क को कंप्लीट करते हैं तब आपको वो पेमेंट मिलता है। कुछ चीजों का होता है कि पेमेंट एडवांस मिलता है कुछ वर्क के लिए, और कुछ चीज वर्क का पेमेंट वर्क कंप्लीट होने के बाद मिलता है, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि विदाउट रेफरेंस टू द टोटल क्वांटिटी और टाइम स्मॉल वर्क्स कॉस्टिंग अप टू 2000 आर एग्जीक्यूटेड बाय दिस मेथड। इसमें बोला गया कि छोटा काम जो स्मॉल वर्क्स होते हैं उसका कॉस्ट 2000 से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है इस मेथड में।
यानी कि हर एक पार्ट को छोटा छोटा पार्ट में काम कर कर उसमें दिखाया जाता है और उसको एक्सीड उससे ज्यादा नहीं होता है। This agreement contains only the description of the item to be executed. No time limit is mentioned. No quantity of item is given. No security deposit is required. There is no penalty clause. तो क्या हो गया? This agreement contains only the description of the item to be executed. No time limit mentioned and no quantity of item given and no security deposit is required and there is no penalty clause. क्लियर है? तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज नहीं माने कि इंक्लूड है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सारा कुछ बताया। इसमें टाइम लिमिट भी नहीं एग्जीक्यूट किया गया है, इसमें कोई क्वांटिटी आइटम का क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जाता है, रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें कोई पेनल्टी भी नहीं है। क्लियर है? This method is suitable for maintenance and repair works. Whenever such work is to be carried out, the piece worker will be informed about the same. ये क्लियर बता रहा है ये लैंग्वेज कि ये मेथड किस चीज के लिए सुटेबल है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क के लिए। इसमें क्या है कि कोई भी जो काम है उसको कैरिड आउट करेंगे और पीस वर्कर उसको इन्फॉर्म कर कर उसी टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली पीस वर्क मेथड जो है वो किस चीज के लिए सुटेबल करता है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, जिसमें छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल वर्क दिया जाता है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका केयर इज टेकन दैट द रेट्स कोटेड are within the schedule of rates or within the limit of sanctioned estimate rates. अब इसमें क्या बोला गया कि जो रेट कोटेड किया गया है उसको देखना है, उसको शेड्यूल के अनुसार से रेट को बनाना है, और विद इन द लिमिट ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट रेट, जो रेट एस्टिमेट में दिया गया है, जो सैंक्शन किया गया है, उसी के लिमिट में आपको कोट करना है। अब जैसे कि मान लिया कि 50,000 का कोई टेंडर निकला रिपेयर के लिए, है ना, तो कोई 50,000 से ऊपर का तो नहीं ना बना सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस का प्रोविजन नहीं है, तो उसके अंदर ही आपको करना है ना। फिर क्या है कि द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑन इट्स कंप्लीशन और एट रेगुलर इंटरवल्स, यूजुअली वंस इन ए मंथ। पेमेंट आपका किस में? जब कंप्लीट वर्क हो जाएगा तो पेमेंट किया जाएगा, बट वो रेगुलर इंटरवल में किया जाएगा और मंथ में एक बार। समझ गए? ये पीस वर्क मेथड में बोला गया है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है, इफ द एग्रीमेंट इज टू बी टर्मिनेटेड ड्यू टू एनी रीजन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए नोटिस हैज टू बी सर्व्ड टू द पीस वर्कर। अगर आप उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं कोई भी रीजन के थ्रू बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन नोटिस हैज टू बी सर्व। देन आपको गवर्नमेंट से क्या होगा? वो नोटिस को सर्व करना पड़ेगा। क्लियर है? अब है आपका कुछ फॉर्मेट, पीस वर्क एग्रीमेंट फॉर्म, पीस वर्क एग्रीमेंट फॉर्म, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ वर्क, डिवीजन, नेम ऑफ पीस वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनका नाम, फिर यहाँ पे लिखाएगा आई हेयर बाई एग्री टू एग्जीक्यूट द अंडर मेंशन डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बाय पीस वर्क एंड इन अकॉर्डेंस विथ द कंडीशन नोटेड बिलो इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर।
अब उस तरीके से शेड्यूल दिया गया, नेम ऑफ वर्क, नंबर ऑफ आइटम्स, क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड, यूनिट कैलकुलेशन एंड रेट ऑफ पेमेंट। इस तरीके से आपको एनबी में दिया गया, नोटबुक में दिया गया है। पीस वर्क इज दैट which involve the payment for the work done at the stipulated rate only without reference to the total quantity or time। अब यहाँ पे डेट और कोई एक विटनेस, और यहाँ पे आपका कोई एक विटनेस हो गया। उसके बाद फिर क्या है आपका सिग्नेचर ऑफ पीस वर्कर, एक्सेप्टेड, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइन करेंगे। तो ये हो गया पीस वर्कर का आपका क्या हो गया, एग्रीमेंट फॉर्म हो गया, जिसमें वो सारे एग्रीमेंट को लिख कर देंगे और उसके साथ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगे हुए होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे पीस वर्क एग्रीमेंट सारे लिखे हुए हैं इसमें, है ना, लिखे हुए। ये देखिए पीस वर्क एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज और है, इट इज अ मेथड in which only rate are agreed for a specific work without any reference to the total quantity or time period। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के थ्रू आपको दिया गया है। पीस वर्क एग्रीमेंट में ये सारे कुछ बताए जाते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क आर स्पेसिफाइड बट नो एग्जैक्ट क्वांटिटी इज वर्कड आउट। ये सारे एग्रीमेंट में इस जो लाइन जो लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क का स्पेसिफिकेशन होगा उस एग्रीमेंट में, उसमें बस क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाया जाएगा, बट आपको वर्क का स्पेसिफिकेशन जरूर बताया जाएगा, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। 10 मीटर इज सुटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स as and when the repairs have to be carried out, the petty worker may be informed about the same and the work executed। इस मेथड में क्या बोले कि वैसे भी ये सुटेबल किसके लिए है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क के लिए। इसमें आपको रिपेयर हैव टू बी कैरिड आउट, इसमें रिपेयर करना है। उसमें पेटी वर्कर में भी इन्फॉर्म, जिसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर उनको इन्फॉर्म करना अबाउट द सेम एंड द वर्क एग्जीक्यूट करना। पेमेंट इज मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू अरेंज फॉर द मटेरियल एंड लेबर एक्सेट्रा। पीस वर्कर मेथड इज यूज्ड फॉर works up to 2000 and urgent petty workers। Piece work method is not a valid contract and hence the work could be terminated at any time। तो ये आपके हो गए कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पीस वर्कर वर्क का है, ठीक है। अब आते हैं डे वर्क मेथड। डे वर्क मेथड क्या है? डे वर्क मेथड क्या है, अब देखते हैं। इट इज अ प्रोसीड्यूर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। ये एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें कॉस्टिंग और वैल्यूइंग और एन आइटम ऑफ वर्क, वर्क का कॉस्ट और वैल्यू को दिखाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर्स। अब जैसे कि आप फर्स्ट डे लेबर आप लाए 10, है ना, सेकेंड डे आप लेबर ले आए 11 या 12, तो ये क्या हो गया, डे वर्क मेथड पे आपको ऐड हुआ या नहीं हुआ। अब मान लिया कि ये 10 गो है लेबर, जिसमें आपको 2 लेबर का चार्जेज है 1000 पर डे और बाकी का जो है आपको 500 पर डे। क्लियर है? तो क्या ये पर डे के अनुसार से अगर इसमें से 2000 तो ये बन गए और 500 बाकी 8 के 8 बचे 40 यानी कि 4000, यानी कि पर डे का चार्ज कितना हो गया 6000 इधर हो गया। तो फर्स्ट डे आपको 6000 लगा, सेकेंड डे आप 12 ले आए जिसमें से आपका दो, अब 4 जो हो गए वो हो गए 1000 रेट पे पर डे कर रहे हैं, तो 4000 ये हो गए और बाकी आपका 4000 ये, यानी कि 8000, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डे टू डे आपको रेट क्या हो रहा है, वैरी भी कर रहा है।
तो यही बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबरर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। अब है कि मटेरियल रिक्वायर्ड, मान लिया कि आज हमको फाउंडेशन करना है जिसमें प्लिंथ लेवल को हमको ढालना है, कास्ट करना है। हमको उस दिन, आज के दिन हमको मान लिया कि 10 बैग्स ऑफ सीमेंट लगा, साथ में आपको 2 हाइवा आपका क्या हुआ एग्रीगेट लगा, एक हाइवा आपको क्या बोलते हैं फाइन सैंड, फाइन एग्रीगेट आपको लगा या फिर सैंड यूज हुआ। तो ये आपको क्या हुआ पर डे के अनुसार से मटेरियल रिक्वायर्ड एंड पर डे के अनुसार से आपको लेबर रिक्वायर्ड, वो आपको दिखाया गया और उसी के अनुसार से कॉस्ट और वैल्यू आपको क्या हो रहा है वैरी कर रहा। डे वर्क मेथड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यही आपका डे वर्क में बताया गया है। फिर है कि द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैज टू ऑब्टेन द कोटेशन फॉर वेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। अब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको मिलने वाला है वो क्या करेंगे अपना कोटेशन देंगे मटेरियल से रिगार्डिंग और वर्क से रिगार्डिंग कोटेशन बनाकर देंगे। फिर क्या है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियर इन चार्ज ही हैज टू परचेज द मटेरियल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाइड एट साइज ऑफ वर्क। क्या हो गया कि अब उस दिन के लिए एक दिन के लिए अप्रूवल मिला, उस दिन के लिए वो मटेरियल को परचेज करेंगे और वो एक्चुअल जो पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे उसको पे करेंगे कि आपको साइज ऑफ वर्क आज के दिन कितना वर्क करना है उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको पर डे के लिए आपको वर्कशीट बनाना है। अब यहाँ पे देखिए वर्कशीट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑन साइट ऑफ वर्क इन विच द डे टू डे अकाउंट ऑफ कंजम्पशन of materials is to be recorded. These sheets should be checked by engineer in charge. क्लियर है। पर डे आपको जो मटेरियल लगेगा, आप उस जो मटेरियल जो मंगवाए हैं पर डे के वर्क के हिसाब से और आपको साइज ऑफ वर्क कितना है वो आपको डे टू डे वर्कशीट पे क्या करना है मेंटेन करना है कि आज आप जो वर्क लिखे हैं वो वर्क हुआ, उसमें आपको जो अमाउंट बनाएगा वो अमाउंट आपको कितना कंजम्पशन हुआ और कितना मटेरियल आपको रिमेन बचा, है ना। तो इस तरीके से डे वर्क मेथड में मेंटेन किया जाता है डे टू डे वर्क से। फिर हो गया कॉन्ट्रैक्टर इंगेजेस द डिफरेंट लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क ऑन डे वर्कशीट, दिस लिस्ट एंड एग्रीड रेट्स ऑफ वेजेज हेल्प इन वर्किंग ऑफ द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड। अब क्या हो गया कि वर्कशीट पे आपको लेबर को भी नोट करना है कि आज आप कितने लेबर यूज किए हैं, काम पे लगाए हैं और किस वर्क के लिए कितने लेबर लगाए हैं और उस डे इंड डे में आपको क्या करना है कि उस लेबर को आपको एक्चुअल जो पेमेंट है वो पेमेंट आप जो किए हैं वो दिखाएं। क्लियर है। On the above this amount of labor, the contractor will be paid some extra percentage of that amount to cover overhead charges. फिर क्या हो गया कि जो आप लेबर को जो पेमेंट आप किए हैं कॉन्ट्रैक्टर जो पेमेंट किए हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज लगाकर आपको दिखाना है। अब परसेंटेज 1% है या 2% है वो उसके अनुसार से लगाकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका ए लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्लांट्स विथ देयर डेली हायर चार्जेज इज मेंटेन्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ हिज प्लांट ऑन द साइट। फिर क्या हो गया कि लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्लांट्स पे आपको क्या क्या आइटम रिक्वायर्ड है एंड देयर डेली हायर चार्जेस, और उस जो आइटम को जो हायर किए हैं जैसे आप इंस्ट्रूमेंट हायर करते हैं ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हायर किए हैं उसका चार्जेस कितना है उसको मेंटेन करना और उसका पेमेंट कितना बना है वो कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या करेंगे देंगे, है ना। दिस टाइप ऑफ मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉर एनी पार्टिकुलर आइटम कैन नॉट बी डिफाइंड और मेजर। इस टाइप का मेथड वहां पे अप्लाई होता है जहां पे ये ना पता होता है कि ये वर्क कब तक चलने वाला है या कब तक चलेगा या कब बंद हो जाएगा।
तो उसमें क्या होता है, डे टू डे पेमेंट किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल वेरियस, अब है कि जैसे एग्जाम्पल में वेरियस डिजाइन, प्लास्टर डिजाइन, ये भी नहीं पता कि प्लास्टर कब तक होगा, ठीक है। आर्किटेक्चरल फिनिशेज एंड प्रोजेक्शन, ये भी पता नहीं होता है कि कब तक चलेगा। अंडर वाटर वर्क्स, वाटर के अंडर जो काम होता है वो भी नहीं हमको पता होता। टीक वुड पॉलिशिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन इन टेम्पल्स, ये सब भी। ए डे वर्कशीट इज ए गिवन बिलो, तो ये सारे काम जो होते हैं डे वर्कशीट के अनुसार से मेंटेन किया जाता है, डे टू डे। क्लियर है? अब डे वर्कशीट में क्या होता है, नेम ऑफ वर्क, आज आप क्या काम करवा रहे हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है, पार्टिकुलर्स ऑफ एक्स्ट्रा आइटम और विच डे वर्क इज सैंक्शन, आज आप इस वर्क में कौन सा पर्टिकुलर आइटम को ऐड कर रहे हैं। डेट सब मैनुअली बनाया जाता है, मैनुअली बनाकर उसको एक्सेल शीट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप आज जैसे कि आज जो आप काम करवाए, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आज हम क्या काम करवाने वाले, ये तो फ्यूचर में नहीं पता, तो आप क्या किए कि सीधे ले आए काम करवाए। आप क्या काम करवाए उसको आप अपने एक पेज, एक कॉपी पे जो मेरा जो बनाया हुआ होगा इस तरीके से टेबल वगैरह, उसमें आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। फिर वो आप अपने कलर के पास जाकर उसी चीज को एक्सेल शीट पे क्या करेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, है ना। और उस एक्सेल शीट को लेकर फाइल को बनाकर उसको आप इंजीनियर इंचार्ज के पास जाएंगे लेकर। क्लियर है? तो डेट एंड नंबर ऑफ सैंक्शन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, आप कब तक उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। सीमेंट एंड सैंड, अब पर्टिकुलर मटेरियल में आइए, अब यहाँ पे आइए, मटेरियल कंज्यूम एंड लेबर्स एम्प्लॉयड एंड आउट टर्न ऑफ वर्क। तो सीमेंट सैंड, मान लीजिए कोई मटेरियल है तो मटेरियल का नाम लिख देंगे, क्वांटिटी कितना यूज करेंगे आज आप, पार्टिकुलर क्या का काम के लिए आप कर रहे हैं कि, और कौन कौन सो लोग आएंगे इसमें, लेबर कौन कौन आएंगे, कितने नंबर ऑफ लेबर आएंगे, मेसन कितने आएंगे, मेल मजदूर कितने रहेंगे, फीमेल मजदूर कितने रहेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ उसमें क्या होंगे, दिखेंगे। क्लियर है? फिर आपको नंबर ऑफ मिस्त्री, मजदूर, मेल मजदूर, फीमेल मजदूर, ये सारा चीज लिखेंगे। आउट टर्न ऑफ वर्क, कंप्लीट वन फ्लावर विथ पेटल्स ऑन फ्रंट पेज, आप कितना कंप्लीट किए हैं वर्क वो आप इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद फिर इंजीनियर इंचार्ज का ये साइन होगा, पहले तो आप यहाँ पे साइन करेंगे, वर्किंग टाइम एंड कॉन्ट्रैक्टर, है ना, यहाँ पे आप साइन करेंगे, फिर यहाँ पे इंजीनियर इंचार्ज के पास जाएंगे तो वो सैंक्शन करेंगे, सारा डिटेल मिलाकर। क्लियर है?